हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस। यह वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसको इस तरह से यहाँ पे रखा गया है ताकि जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो सारे के लिए किस तरह से क्वेश्चंस आएगा वो सारी चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि योजना के बारे में है, जैसे कि कई बार पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, यूपीएससी में पूछा गया था कि योजनाओं का नाम दिया हुआ था और उसका जो किस तरह से हुआ था, कौन वाला योजना पहले हुआ था फिर बाद में हुआ था, इस तरह से क्रम में मतलब मिलान करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइसेम जो है एक योजना था और 1979 में ये वाला लाया गया था, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना 1983 में लाया गया था, और जो आपका जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में लाया गया था, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में लाया गया था। इस तरह से आप चार योजनाओं के बारे में देखें तो इसका कालक्रम जो है जिस तरह से कि पहले ट्राइसेम आया, फिर आपका जाके ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना आया, फिर जवाहर रोजगार योजना, फिर रोजगार आश्वासन योजना। अब जो नीति का कुछ है कि नीति को भी एक मतलब वे में आपको सजाना था कि कौन पहले नीतियां मतलब लाया गया उस तरह से। तो आप देख रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि नीति, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति किस बार लाया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लाया गया, फिर समुद्री जो मत्स्य नीति जो है 2004 में लाया गया, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में लाया गया, सातवां वित्त आयोग जो है वो 1978 को लाया गया। अब जो हम लोग देखेंगे कि ये साइंस का क्वेश्चन की क्रियाशील धातु जो है अभिक्रियाशील धातु जितने भी मतलब किसका किस तरह से रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्रम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी से क्रम रिएक्टिव की ओर हम लोग जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसका है के, यानी कि जो पोटेशियम होता है, एन ये मतलब सोडियम, और सी ए मतलब कैल्शियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम, ए एल मतलब एल्युमिनियम, जेड एन मतलब जिंक, और एफ ई मतलब आपका जाके आयरन। इसी तरह हाइड्रोजन, कॉपर, जो आपका जाके आपका एच जी पारा, ये जी जो होता है वो आपका जाके सिल्वर, ये यू आपका जाके गोल्ड। तो इस तरह से जो है आप इसको अगर एक वे में ही याद रखना है। जो ऊपर में सबसे पहले आपको यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, और ये है सबसे कम यहाँ पे। तो इसको कना का मेघ अल जन फेव इस तरह से लिख सकते हैं, क ना का मेघ अल जन फेव ह, इस तरह से आप इसको याद करके यहाँ तक रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो कास्मिक किरणें होता है, कास्मिक वे, वो रे, उसके बारे में कुछ उसका जो फीचर्स है क्या है, ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित या अनावेशित दोनों प्रकार के कण हो सकता है, और इसकी जो गति प्रकाश के समान होती है। तो एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि कास्मिक किरणें की गति प्रकाश से अधिक होती है, प्रकाश के बराबर होती है, प्रकाश से मतलब कम होती है। इस तरह से आपका एग्जाम्पल में रहता है और मतलब ऑप्शन रहता है और आपको चूज करना होता है। अब जो कास्मिक किरणें है उसका खोज किसने किया था, तो वेक्टर जो है विक्टर हैस ने 1912 ईस्वी में, और इसके लिए जो 1936 में उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये भाग नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कास्मिक किरण इनमें से कौन सा किरणें रे है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका कास्मिक किरणें भी रहेगा, तो आपको ये वाला मारना है, ठीक है। और है कि सिगरेट जो लाइटर होता है में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो ब्यूटेन का, जो मतलब जला सिगरेट पीता उस समय जो एक गैस रहता है, लाइटर जैसा रहता है, उससे जलाने के लिए जो यूज किया जाता है तो ब्यूटेन गैस। अब जो है कि ओकोजिन, ओकोजिन क्या है, ओकोजिन किससे संबंधित है, तो कर्क रोग से संबंधित है, यानी कि कर्क रोग कैंसर से, कैंसर उपचार के लिए कुछ विधियां हैं क्या है, वहां पे ऑप्शन रहता है कि इनमें से कौन कैंसर उपचार की विधि नहीं है, तो वहां पे एक दूसरा विधि दे देगा और तीन जो है आपका कैंसर उपचार की विधि रहेगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि आयनीकरण, विकिरण, रेडॉन गैस और कीमोथेरेपी, ये जो विधियां हैं वो कैंसर उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है। जल जनित रोग जो है टाइफाइड, यहाँ पे बताना है आपको कि कौन कौन से जो रोग हैं वो जल से होता है, जल के कारण होता है। तो एक टाइफाइड होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफाइड एक नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है ये टाइफाइड बीमारी होता है।
कॉलरा जो बीमारी होता है वो भी एक जल जनित बीमारी है, और ये विवेरियो कॉलरा जीवाणु के कारण होता है, यानी कि जो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, और जो कॉलरा होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि जीवाणु से इस तरह से होता है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि यहाँ पे यकृत और मांसपेशियों में जमित ऊर्जा का रूप कैसा होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो किस तरह रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम लोग कुछ खोज देखेंगे कि जीवाणु का खोज किसने किया है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है एंटोनी वान ल्यूवेन हुक जो है उसने खोज किया है। तो ल्यूवेन हुक आप याद रखें, उतना भी आपका काम चल जाएगा। और बाकी जो विषाणु का वायरस का खोज किसने किया, तो आपका इवान वस्की ने किया। और जो पोलियो वैक्सीन का जो है खोज किसने किया, तो जॉन ई साल्क ने किया। और जो मलेरिया परजीवी और मलेरिया जो है उसकी चिकित्सा विधि भी किसने खोल किया, तो रोनाल्ड कॉस ने। और इंसुलिन की खोज बैंटिंग ने। और जो चेचक टीका की खोज, चेचक टीका तो एडवर्ड जेनर ने। फटाक से फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेनवक जो है, और विषाणु की खोज इवान वास्की, पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क, मलेरिया परजीवी वो चिकित्सा रोनाल्ड जो है कॉस, और जो इंसुलिन की खोज बैंटिंग ने, और जो चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने। और इसके जो है टीबी बैक्टीरिया है ना, टीबी बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने। और जो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था। इस तरह से आपने यहाँ पे खोज के बारे में देखा कुछ बीमारियों का। अब जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, कि हर जीवों में जो आप देखते हैं कि ज़्यादातर विविध अलग अलग वैरायटी है। इसका क्या कारण, तो उत्परिवर्तन है। और ये उत्परिवर्तन का एक सिद्धांत है, क्या है, नव डार्विन का। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, उस जो सिद्धांत है उसी का एक नई सिद्धांत है, उसी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके एक दिया गया है, उसी का जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, वंशानुगत परिवर्तन होता है। अध्ययन की बात करें, कुछ रिलेटेड है, जैसे कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, इस तरह से रिलेटेड, जैसे कीट संवर्धन करेंगे एंटमोलॉजी। ठीक है, कीटों का अध्ययन या वृद्धि करने की जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी। अब जो मछलियों का अध्ययन, मछली जो होता है इक्थियोलॉजी। एक चीज आप देखिए यहाँ पे कीवर्ड आपको याद करना है, क्या, जैसे एंटो मतलब होता है कीट, और जो लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पे एंटो मतलब कीटों का अध्ययन, इसी तरह लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, तो अध्ययन एक कीवर्ड है और वो याद रख सकते हैं। और इक्थियो मतलब जो है मछलियों का। बायोलॉजी जो है जीवधारियों का जो अध्ययन है, बायो जीवों का, और जो लॉजी मतलब अध्ययन यानी जीवों का अध्ययन। उसी तरह जूलॉजी होता है जंतुओं का अध्ययन, माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। माइको मतलब कवक, ठीक है, और लॉजी मतलब अध्ययन। फाइको मतलब शैवाल, और जूलॉजी मतलब अध्ययन, तो फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। पिसीकल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन, यानी मत्स्य को किस तरह से पालन किया जाए तो उसका जो है विधि है, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें पिसीकल्चर में। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है कि आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो दक्षिण अफ्रीका की एक कैपटाउन जो है वहां पे किया गया था, 1967 में किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड्स जो थे उसने। और जो ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, तो लिलेहल ने किया था। और जो प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड वोल स्टेप्टो, दोनों मिलकर किया था। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि प्रथम जो परखनली शिशु जो पैदा हुई थी उसका क्या नाम था। और 66 नंबर का प्रश्न जो है कि मानव वृक्क जो होता है उसका औसत भार कितना होता है, तो औसत भार जो होता है 120 से लेकर 175 ग्राम होता है। और इसका क्या कार्य होता है, मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, तो ब्लड का जो फिल्टर करने का काम होता है। और ये क्या करता है, एक दिन में 1500 लीटर मतलब रक्त को जो पंप करता है, फिल्टर करता है। और इससे रक्त जो कितना, इससे अगर बोले ये वृक्क है, इससे होकर रक्त कितना मतलब प्रवाहित होता है, तो प्रति मिनट जो है 1100 से लेकर 1200 सीसी या जो 1200 मिली लीटर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ, यहाँ हिस्ट्री से प्रश्न है कि जुते हुए खेत का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ था 4 ऑप्शन, इनमें से कहाँ से मिला था, तो वहां पे ये ऑप्शन से उठाया गया है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध किस ज्ञान से है, जैन धर्म का संस्थापक जैसे आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थंकर थे उसको प्रमुख रूप से माना जाता है।
और बाकी जो ऋषभ देव थे उसको मतलब सबसे पहले जैन तीर्थंकर रहे, इसलिए वो भी एक संस्थापक ही हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। अब जो यहाँ पे आज तक कितनी बौद्ध संगतियां हुई है उसके बारे में आपको जानना है। आज तक कितनी हुई है, तो आप जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का जब डेथ होता है तो उसके बाद 4 संगतियां हुआ है, बौद्ध संगतियां। तो प्रथम और तृतीय और जो है यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ, ये सारा किसके शासन में, कब, और उसका अध्यक्ष किसने किया था और स्थान कहाँ है, तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति वो राजगिरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरा। कहाँ है? बिहार में। इसको मतलब गिरिब्रज भी कहा जाता है राजगिरा को। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु का शासनकाल में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी में हुआ था, 483 बीसी में। और इसका अध्यक्ष जो थे महाकश्यप जी किए थे। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरा में, अजातशत्रु इसके काल में, और 483 ईस्वी में जो है हुआ था, और इसका अध्यक्ष किया था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। इसका जो कालाशोक ये सारी चीज कर रहे थे, व्यवस्था भी करने का जो काम था कालाशोक था, मतलब इसी के शासनकाल में हुआ था। और फिर 100 साल बाद जो है हुआ था 383 ईस्वी, यानी कि जो पहला हुआ था 483, उसके जो 100 साल बाद होता है 383 ईसा पूर्व में। और इसका जो अध्यक्ष था सर्वकामी। तो पहला कौन था? पहला बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरा हुआ कालाशोक के शासनकाल में। पहला जो बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष महाकश्यप जी करते हैं, और द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे सर्वकामी करते हैं। अब तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और ये मोगलीपुत्र तिस्सस इसकी अध्यक्षता किए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन हुआ था कश्मीर में जो है, और कनिष्क के शासनकाल में। और इसकी जो हुआ था प्रथम शताब्दी लगभग 98 जो है ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो वसुमित्र किए थे। और इसको ट्रिक याद करने का है कि आज कल अशोक, मतलब करने का मतलब जो सबसे पहले हुआ था उसका अजातशत्रु मतलब के काल में, उसके बाद जो थे कलाशोक के काल में, उसके बाद अशोक के काल में, उसके बाद कनिष्क के काल में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ये का, और बाकी ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक, जो कनाद ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? तो आंसर क्या है? बलबन जो था उसने दिल्ली सुल्तानत में एक ऐसा सुल्तान था जो रक्त और लौह, यानी कि वो मतलब थोड़े से कठोर नीति अपनाए थे। और उसको जो है उलुग खां के रूप में भी जाना जाता है, उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है बलबन को। और ये बलबन जो थे उसने कुछ प्रथा भी शुरू किया गया था। क्या? सिजदा और फैबोस। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सिजदा और फैबोस प्रथा क्या है या क्या था, और किसने शुरू किया था, ये सारे क्वेश्चन बनता है। तो बलबन ने शुरू किया था। और ये क्या होता है? दरबार में सुल्तान के पैर चूमना और बैठकर जो नमस्कार करना, ये चीज है सिजदा और फैबोस प्रथा, जो बलबन ने शुरू किया था। और बलबन को उलुग खां भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 68 कि कौन सी मध्यकालीन भारत के साम्राज्य अपनी स्वशासन यानी कि ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल शासन है। अगर कुछ भी जाने या ना जाने, यानी कि जो पंचायती राज वाला जो आज हम लोग आधुनिक रूप में देखते हैं, तो वो चीज चोल शासन में तब चल रहा था, तभी से। और चोल शासन की जो थे उसका संस्थापक था विजयाला, और इसकी राजधानी तंजौर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो इससे आप जानते हैं एक्चुअली कि जहांगीर काल में चित्रकारी का स्वर्ण युग होता है, यहाँ लिखा भी है और है भी। लेकिन आप जो है कि मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बात किया जाए तो अकबर ने भी बनवाया था, तो अकबर यहाँ पे सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्रादुरा, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कि पित्रादुरा क्या है? तो दीवारों में कीमती पत्थरों को जड़कर फूलों की नक्काशी करने की एक मतलब टेक्निक है। इसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला भी कहा जाता है। इनके घर बनाया जाता था इस्लाम वाला में, और वहाँ पे जैसे कि ताजमहल में आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सा हीरा जड़ा गया था, और अभी भी है। कुछ चोरी मतलब जब यहाँ से उतने लुटेरी सब आए उसमें बहुत चुरा के ले भी गया,
लेकिन पितरादुरा क्या है? तो पितरादुरा है कि नक्काशी करने की एक कला। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। क्या है कि अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म आपको बताना है। आपको इसमें कौन कितना है वो उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपको एक क्रम रखना है कि सबसे ज्यादा जैन शिक्षित है, उसके बाद ईसाई, उसके बाद बौद्ध। तो तीन एक साथ में रखिए, जैन, ईसाई, बौद्ध। उसके बाद आप जो है फिर तीन रखिए, तीन, जैन, ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, बौद्ध, उसके बाद सिख, हिंदू, मुसलमान। सिख, हिंदू, मुसलमान, इस तरह से याद रख लीजिए। जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, हिंदू, मुसलमान, इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है कि भारत के प्रमुख चाय के बागान जो है उसका नाम बताना है। कानन देव हिल जो है वो मन्नार में है, और ग्लेन बर्न टी स्टेट जो है वो दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। जो आप जानते हैं जो दार्जिलिंग की चाय काफ़ी फेमस है। और नीलगिरी की चाय जो है चाय बागान वो तमिलनाडु में है, और दरंग टी स्टेट हिमाचल प्रदेश, कुछ बिहार टी स्टेट जो है पश्चिम बंगाल। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, बिहार देख के आप गलती से बिहार ना मार दीजिएगा। कुछ बिहार जो है वो एक बंगाल में भी एक स्थान है, तो कुछ बिहार टी स्टेट जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किन क्षेत्रों में परवाल भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किन क्षेत्रों के में पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि परवाल भित्ति कहाँ पे पाई जाती है। जहाँ पे आपको छिछले मतलब समुद्र की जो है छिछले टाइप का इस तरह से ज़्यादा मिलेगा, उस इलाका में ज़्यादा परवाल भित्ति पाई जाती है। तो परवाल भित्ति क्या होता है? एक तरह से कोरल होता है, समुद्री कोरल, जो इस तरह का बन जाता है धीरे धीरे करके। तो कहाँ कहाँ? एक मन्नार की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी, और एक लक्षद्वीप वाला इलाका में, और मिनिकॉय द्वीप में, और अंडमान निकोबार द्वीप में। तो यही इतने ही में मिलता है आपको एग्जाम में, यही सारे ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहेगा तो आप वहाँ पे काट डालिएगा, वो आखिर रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये सारे सही है। अब की कोटा और टोडा जो है जनजाति, एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर यूपीएससी में कि कोटा और टोडा जनजाति किससे संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक केसर, किसका? केसर का उत्पादन होता है कहाँ पे? तो ईरान में। विश्व में अगर बात करें तो ईरान में, अगर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में, विश्व में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन ईरान में। तो यहाँ पे कुछ देश का नाम दिया है कि ईरान है, भारत है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस और इंडोनेशिया। ये सारे क्षेत्रों में केसर का उत्पादन ठीक ठाक होता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, तो यूरेनियम का उत्पादन कौन सा करता है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है विश्व के जो कुल उत्पादन यूरेनियम का जितना भी उत्पादन होता है उसका 40% अकेले करता है। और इसका अगर सर्वाधिक भंडार अगर बात करें यूरेनियम का तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उत्पादन करता है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, यह किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है नीचे वाला इलाका इस तरह के सारा जो प्रायद्वीपीय पठार का है इंडिया का, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और त्रिभुजाकार आकृति में, जैसे आप जानते हैं कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज का आकार का, तो ये त्रिभुजाकार आकृति का है। और विस्तार है ये राजस्थान से लेकर जो है यहाँ पे कुमारी अंतरिक्ष तक, यहाँ तक ये 1700 जो किलोमीटर लंबाई में। और इसकी एरिया अगर बात करें पूरा तो ये है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से, कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल जो एक सीनो तिब्बतियन जो है भाषा समूह, उसके मतलब दिया था ऑप्शन में कि निम्न में से कौन से जो है भाषा समूह सीनो तिब्बतियन से संबंधित है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये सारा दिया हुआ था। तो कौन था? एक बोडो था, एक मणिपुरी था। ये दोनों था वो सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। और सिनो तिब्बतियन भाषा समूह को किरात भाषा समूह भी कहा जाता है। और बोडो जो है वो असम की भाषा है, और मणिपुर जो है तो आप जान भी करते हैं कि कहने मतलब असम के बगल वाला। ठीक है, तो जितने भी मतलब आप अगर देखिएगा सिनो तिब्बतियन, ये हिमालय का जो यहाँ पे उत्तर पूर्वी है भारत का, तो हिमालय की जो तराई वाला इस तरह क्षेत्र है वो सारे इलाकों में ये जो है सिनो तिब्बतियन भाषा बोला जाता है। अब उसके साथ में आप याद रख लीजिए कि पूर्वांचल और जो हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की भाषा है सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार की, जो बोडो और मणिपुरी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की खोज किसने किया? तो नील बोर ने किया। वो कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल,
ने किस सिद्धांत को दिया? तो अनुवांशिक लक्षणों को दिया। और किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधा पर। कौन से मटर के पौधा पे? तो अपने जो जहाँ पे उसका मतलब घर था, तो वहाँ पे एक गार्डन था, तो वही गार्डन में मटर का पौधा लगा था, उसी पर किया था। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन का एक पुस्तक भी है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया और द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द इजेंशियल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार कौन थे? तो सुब्रमण्यम स्वामी। कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी। अभी ये मामला काफी न्यूज में रहा है, नेशनल हेराल्ड मामले। तो ये क्वेश्चंस आपका आने वाले जितने भी एग्जाम में है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये करंट अफेयर्स के से भी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे आप जानते भी हैं। और जो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका जो पहला इस हिसाब से कौन हुआ? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हुए। और नीति आयोग को किस संस्था के बदली में यहाँ पे लाया गया? तो जो योजना आयोग था उसके लिए। और नीति आयोग जो है वो किसी कानूनी रूप से नहीं लाया गया है, ये एक मतलब स्टेटूटरी बॉडी मतलब है, ठीक है। इसके लिए कोई आपका संविधान में आर्टिकल वर्णित नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका जाके कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंचे स्थान पर है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो चुनाव से रिलेटेड ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद सबसे ऊंचा पर क्या है? जिला स्तर पर जिला परिषद, फिर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जो ग्राम स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत। और इसको जो पंचायत को कब जोड़ा गया था? तो इसको 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और इसमें टोटल दिया था शक्तियां कितने? 29 विषय दिया था। जैसे कि संघ सूची और राज्य सूची की होता है अपने अपने, उसी तरह जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान के बाद उसमें उसको 29 विषय भी दिया गया। 83 नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो कि ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो मतलब मतलब ऐसा कौन से सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के हैं, ठीक है। और चिल्का झील का कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो 22 भागों में। इसके अलावा आप जान लीजिए कि जो मूल रूप से अनुसूची 8 था, लेकिन जब अभी आप देखिएगा तो 12 अनुसूची हो गया है। मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन अब बढ़कर 448 हो गई है। झारखंड के कौन सा जो जिला अब्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कोडरमा है। कोडरमा के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सुधारों हेतु पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में। और सारे के सारे जो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा स्थान जो है कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था उससे संबंधित है। और 5 फरवरी 1922 को जो एक चौरा चौरी कांड होता है उसी के लिए ये वाला यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका जबकि कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित कौन सा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। कहाँ से? विधानसभा की बात कर रही है, स्टेट वाला। और जो 90 नंबर का प्रश्न है कि आपका 1945 में विश्व सूत्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम की घोषणा किया था किसने? तो इंदिरा गांधी जी। 1991 में जो 51 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड के कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज और लकड़ी या बांस से एक मंदिर नुमा आकृति बनाती है और बनाकर उसको पूजा वूजा कुछ करती है, उसके बाद फिर उसको जलाशय या नज़दीक के जो भी मतलब पानी का सोर्स होता है जहाँ पे पानी है वहाँ पे फिर जलाशय या नदी में विसर्जित कर देते। तो ये टुसु पर्व है, और जो इसको टुसु नामक की कन्या की याद में बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इसको कब चलाया गया था? 1974 से 1978 के बीच में। और इसको एक्चुअली देखिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना एक्चुअली 5 साल की चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ वैसी बन गई थी कि वहाँ पे 4 साल तक की सरकार रही और 4 साल तक ही चलाया गया।
झारखंड देश में प्राइम कोकिंग कोयला उत्पादन के एकमात्र राज्य है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया था कि देश में जो प्राइम कोकिंग कोयला के लिए एकमात्र राज्य, तो वो क्या था? झारखंड। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किस कारण से होता है? तो पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता अगर हो जाता है, जो पानी आप पीते हो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगा तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नामक हो जाता है। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। आप कई बार देखे होंगे कि जब आप कपड़े धोते हो और अगर कपड़ा साफ नहीं होता है तो आप कहते हो कि ये पानी बहुत मोटा है, तो उसमें क्या होता है, Ca2+ और जो Mg2+ जो आयन होता है उसके साथ जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है और उससे एक अवक्षेप निर्माण होता है जो अविलेय होता है, और वही जो है भारी पानी में ही वो अधिक मिलता है, इसलिए जो साफ नहीं होता है कपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैक्टस के कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो रिब्स। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होता है? तो आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि Na+ होता है, यानी कि Na का जो सबसेल होता है उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो ये एक होता है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकता है। और Cl आप जानते हैं कि माइनस होता है, यानी कि ये इसको बाहरी जो सबसेल होता है इसमें 7 होता है, उसको एक लेने की जरूरत है तब वो इसका जो बाहरी सबसेल का जो है 8 पूरा होगा। तो इसका देख रहे हैं कि ये एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि दोनों मिलके 0 हो गया। इसी तरह अगर 2+ है और 2- है, अगर दोनों मिलके अगर 0 होता है तो उदासीन है, ठीक है। अधिकतर लाउड स्पीकर के कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? तो इसका आंसर है कि हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। मनुष्य के 4 कक्षीय दिल जो होते हैं, 2 अलिंद, उसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की वृद्धि हो जाती है तो यहाँ किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर होगा 20% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का अधिकांश हिस्सा कहाँ पचता है? तो आंत में पचता है। जिस तरह से आज हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिला होगा जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आपको अच्छा लगा जरूर ही, और आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो जिसके लिए भी आपको लगता है कि हेल्पफुल है उसे 1-2 ग्रुप में जाके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।